हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स अबाउट कंस्टिट्यूएंट। सो इसमें हम देखेंगे कंस्टिट्यूएंट्स की एग्जांपल, एनालिसिस देखेंगे और साथ में कुछ ट्री डायग्राम्स। सो टाइम वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। कंस्टिट्यूएंट्स। अ कंस्टिट्यूएंट इज एन आइडेंटिफाइएबल सब पार्ट ऑफ अ सेंटेंस. It can either be a single word or a group of words that functions as a unit. Most constituents are called phrases. Constituents जो है हमारे पास इंग्लिश में सिंगल वर्ड्स को भी कहा जाता है और सेंटेंसेस जिसका कोई फंक्शन होता है उसको हम कंस्टिट्यूएंट्स कहते हैं। इसकी एग्जांपल्स हम आगे देखेंगे। अब इसकी दूसरी डेफिनेशन ये है, इन सिंटैक्टिक एनालिसिस अ कंस्टिट्यूएंट इज़ अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फंक्शन एज अ सिंगल यूनिट। अगेन यहाँ पे सिंगल यूनिट रिपीट हुआ है। Within a hierarchical structure, the constituent structure of sentences is identified using tests for constituents. इसकी तीसरी डेफिनेशन ये है कि a group of words that function together as a unit, मतलब एक वर्ड है अगर उसकी कोई फंक्शन है तो उसको हम कंस्टिट्यूएंट कहते हैं। इसी तरह जो सेंटेंसेस होते हैं, क्लॉजेज होते हैं, फ्रेजेस होते हैं, ये सब क्या है, कंस्टिट्यूएंट्स है, उनका कोई ना कोई फंक्शन होता है। अब इंग्लिश ग्रामर में कंस्टिट्यूएंट का क्या मतलब है, इसकी डेफिनेशन कुछ यूँ है, अ कंस्टिट्यूएंट इज़ अ लैंग्विस्टिक पार्ट ऑफ अ लार्ज सेंटेंस, फ्रेज, क्लॉज. फॉर इंस्टेंस, ऑल द वर्ड्स एंड फ्रेजेस दैट मेक अप अ सेंटेंस आर सेड टू बी कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द सेंटेंस, ऑफ दैट सेंटेंस. कोई भी प्रेज हो या कोई भी सेंटेंस हो, उसके कोई अगर कोई फंक्शन होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, कंस्टिट्यूएंट्स कहते हैं। अ कंस्टिट्यूएंट कैन बी अ मॉर्फीम, अब मॉर्फीम भी हो सकता है। सपोज एस जो है सिंबल, जो सिंगल वर्ड, जो सिंगल लेटर है एस, वो भी हमारे पास कंस्टिट्यूएंट है। वर्ड्स लाइक कैट, डॉग, ये सब क्या है, ये वर्ड्स है, तो ये भी हमारे पास कंस्टिट्यूएंट्स है। इसी तरह प्रेजेस हो गए, इन द पार्क, अंडर द टेबल, सो ये क्या है, ये प्रेजेस होता है। इसी तरह क्लॉजेस, सेंटेंसेस, एनालिसिस आइडेंटिफाइज द सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ स्पीच. अ प्रोसेस नोन एज parsing the sentence into its constituents. It sounds more complicated than it is. Suppose another जो हमारे पास वो है definition, वो है every sentence and every phrase and clause has constituents. वही बात रिपीट हो रही है जो मैंने स्टार्ट में बताई थी कि जो भी सेंटेंस है उसमें फ्रेजेस होते हैं। सपोज जब आप सेंटेंस को तोड़ते हो तो उसके फ्रेजेस बन जाते हैं। और इसी तरह जो क्लॉजेस होते हैं वो क्या होते हैं, उसको जब आप तोड़ते हो तो वो एक उसकी कंस्टिट्यूएंट्स बन जाते हैं, उनके कोई ना कोई डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। दैट इज़ टू से एवरी सेंटेंस इज़ मेड अप ऑफ पार्ट्स ऑफ अदर थिंग्स दैट वर्क टुगेदर टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुल, और इनका फिर कोई ना कोई मीनिंग होता है। बस इतना याद रखना कि जो मॉर्फीम्स होते हैं, इवन अब मॉर्फीम्स सबको, अगर आप बीएस इंग्लिश करें तो ओबियसली आपको मॉर्फीम्स का पता होगा। मॉर्फीम्स सिंगल लेटर को कहा जाता है, तो वो भी हमारे पास क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, उसका भी कोई ना कोई फंक्शन होता है। माई डॉग एरिस्टोटल बिट द पोस्टल कैरियर ऑन द एंकल। अब यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है। अब यहाँ पे देखते हैं, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स आर द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, मेड अप ऑफ अ नाउन फ्रेज द माई डॉग एरिस्टोटल। अब ये माई डॉग एरिस्टोटल, ये हमारे पास एक नाउन फ्रेज है, नाउन फ्रेज के साथ साथ ये हमारे पास एक सब्जेक्ट भी है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिहाज से देखा जाए तो ये एक सब्जेक्ट है, और इसी तरह नाउन फ्रेज भी है। फ्रेज के लिहाज से देखा जाए तो ये हमारे पास एक नाउन फ्रेज है, और सेंटेंसेस के लिहाज से भी तो ये हमारे पास एक ओबियसली एक सब्जेक्ट बनता है। एंड द प्रेडिकेट, अब जो रेस्ट पार्ट होता है सब्जेक्ट का, उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। अ वर्ब फ्रेज लाइक बाइट द पोस्टल कैरियर ऑन द एंकल. Each of the phrase in the sentence can be further broken down into its own constituents. Like the subject, noun phrase includes the noun. Like Aristotle, हमारे पास एक noun है, and a possessive pronoun in noun my dog. And more, अब my क्या है, my obviously हमारे पास एक possessive pronoun है, so जो उसके साथ जो dog है ये एक noun है. That modifies Aristotle. The verb phrase includes the verb bite, the noun phrase, the postal carrier and the other prepositional phrase on the ankle. तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि एक सेंटेंस को कितने पार्ट्स में, मतलब इन्होंने प्रेजेस इसके बनाए। जैसे ऑन द एंकल एक प्रेपोजिशनल प्रेज बन गई, इसी तरह माई डॉग एरिस्टोटल ये एक नाउन प्रेज बन गई। बाइट द पोस्टल कैरियर ये जो है हमारे पास एक और वर्ब प्रेज बन गई। तो ये सब क्या है, ये कंस्टिट्यूएंट्स हैं। अब इमीडिएट कंस्टिट्यूएंट एनालिसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वन मेथड ऑफ एनालाइजिंग
sentences commonly known as immediate constituent analysis और IC analysis भी इसे कहते हैं, was introduced by the American linguist Leonard Bloomfield. As Bloomfield identified it, IC analysis involves breaking a sentence down into its parts and illustrating it with brackets or a tree diagram. तो इसमें ये बताया गया है कि जो constituents होते हैं उसको simple analyze करने के लिए हम जो है ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं, जो लेबल ब्रैकेट्स होते हैं उसका यूज़ करते हैं कि कौन सा फ्रेज़ जो है वो कौन से ब्रैकेट में आएगा, और जो उसके साथ साथ हम ट्री डायग्राम का यूज़ करते हैं ताकि जो लिसनर हो या जो पढ़ने वाले हो, जो रीडर्स होते हैं, उनको ईज़िली समझ आ जाए कि ये जो है नाउन फ्रेज़ है, ये वर्ब फ्रेज़ है, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज़ है, ये सेंटेंस है। तो ये सब कुछ इसको हम इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट एनालिसिस कहते हैं। इसी तरह तो originally associated with structural linguistics, IC analysis continue to be used in various forms by many contemporary grammarians. The purpose of immediate constituent analysis is to understand the way sentences are structured as well as discover the deep meaning of the intended sentence and perhaps how it might be better expressed. तो इसका फंक्शन यही है कि आपको इसकी समझ आ जाए कि जिस तरह नाउन फ्रेज़ को अगर डिवाइड किया जाए, उसी तरह प्रीपोजिशनल फ्रेज़, वर्ब फ्रेज़, तो आपको ईज़िली समझ आ जाएगा कि ये नाउन फ्रेज़ है, वर्ब फ्रेज़ है और प्रीपोजिशनल फ्रेज़ है। अब एक सेंटेंस है तो उसमें जब आप डिवीज़न करते हो, उस डिवीज़न को ईज़िली समझने के लिए हम क्या करते हैं, जो इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट एनालिसिस का मतलब जो ब्लूमफील्ड है उसका ये मानना है कि हम जो है जो ब्रैकेट्स है उनको लेबल करते हैं और साथ में ट्री डायग्राम का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे एक सेंटेंस है, ये ट्री डायग्राम का यूज़ हुआ है। जैसे सेंटेंस है हमारे पास माई डॉग, ये वही पुराना सेंटेंस है, माई डॉग अरिस्टोटल बाइट द पोस्टल कैरियर ऑन दी एंकल। अब यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले आपने क्या लिखना है, नाउन फ्रेज़। फिर नाउन फ्रेज़ में जो है माई क्या है हमारे पास, ये एक डिटर्मिनर है। फिर जो डॉग है वो हमारे पास नाउन है। इसी तरह जो अरिस्टोटल है ये हमारे पास एक मॉडिफायर है, क्योंकि माई डॉग, अब उसके आगे जब भी आप कोई वर्ड या कोई नाम यूज़ करते हो ना तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम मॉडिफायर कहते हैं। मॉडिफायर पे भी मैंने वीडियो बनाई है, उसको देख लीजिएगा। आई होप आपको मॉडिफायर की फिर समझ आ जाएगी। इसी तरह फिर वर्ब फ्रेज़ की बात करते हैं तो वर्ब फ्रेज़ में फिर हमारे पास बाइट द पोस्टल कैरियर, ये हमारे पास एक अलग सी वर्ब फ्रेज़ बन गई। और साथ में बाइट के हमारे पास वर्ब है, नाउन फ्रेज़ एक फिर बन गई लाइक द पोस्टल कैरियर। अब पोस्टल कैरियर ऑब्वियसली एक नाउन फ्रेज़ बन जाती। इसी तरह द हमारे पास, मतलब आपने इनकी डिवीज़न करनी है। इसी तरह जो लास्ट है ऑन द एंकल, ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज़ बन गई। अब प्रीपोजिशन में ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है, द क्या है, डिटर्मिनर है, और एंकल क्या है, ये जो है हमारे पास एक नाउन है। सो इस तरह बनती है ट्री डायग्राम। और इसी तरह जो ब्लूमफील्ड उसने भी यही कहा कि इसको समझने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप या ब्रैकेट्स का यूज़ करें, जो लेबल ब्रैकेट्स होते हैं, ताकि जो रीडर है उनको समझ आ जाए, या आप ट्री डायग्राम का यूज़ करें। और ट्री डायग्राम के लिए बड़ी प्रैक्टिस चाहिए। इन दिस डायग्राम द सेंटेंस माई डॉग अरिस्टोटल बिट द पोस्टल कैरियर ऑन द एंकल हैज़ बीन ब्रोकन डाउन और प्रेस्ड इनटू इट्स सेपरेट। तो ये पूरी उसकी एक्सप्लेनेशन है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा जो मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन की है। मतलब यहाँ पे एक पूरी डिटेल मिली, क्योंकि वहाँ पे आप लोगों को शायद नज़र ना आए क्योंकि डायग्राम बहुत छोटी थी, लेकिन यहाँ पे जो है आप देख सकते हो इसने सब कुछ एक्सप्लेन किया है कि सब्जेक्ट के बाद जो है प्रेडिकेट होते हैं, फिर उसको हम जब डिवाइड करते हैं किस तरह करते हैं, नाउन फ्रेज़ बन जाता है, वर्ब फ्रेज़ बन जाता है, फिर नाउन फ्रेज़ में हमारे पास क्या आता है, वर्ब फ्रेज़ में हमारे पास क्या आता है। इसी तरह डिटर्मिनर का जो है जिक्र हुआ है, तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। The sentence the boy will sing contains 4 word forms like an article, the जो है हमारे पास आर्टिकल है, boy जो है हमारे पास नाउन है, और will जो है हमारे पास मॉडल वर्ब है जिसको हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, और sing जो है हमारे पास एक ऑब्वियसली एक वर्ब है। So constituent analysis recognizes only 2 parts, the subject और noun phrase and the predicate और verb phrase will sing। So इसकी अगर आप लोग ट्री डायग्राम बनाएं तो बहुत ही आप लोगों के मतलब एक कंसेप्ट बन जाएगा कि किस तरह हम लोग ट्री डायग्राम बना सकते हैं किसी भी सेंटेंस का। तो ये बहुत ही इजी सेंटेंस है, आप लोग इसका ट्री डायग्राम बनाएं, उसकी प्रैक्टिस करें। उसके बाद हमारे पास आता है लिटरेरी एनालिसिस ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स। देयर इज़ अ सिस्टमेटिक वे टू एनालाइज एनी सेंटेंस, लाइक ईच कंस्टिट्यूएंट कम्स अप विद इट्स ओन फंक्शन। इफ़ वी से शी इज़ डांसिंग, वी आर टेलिंग शी इज़ अ डॉल, मतलब एक काम करने वाली। अब डांसिंग इज़ अ फंक्शन, क्योंकि एक काम है मींस एक फंक्शन है या एक्शन है। एवरी कंस्टिट्यूएंट हैज़ इट्स ओन फंक्शन।
अब यहाँ पे देखो फंक्शन की बात, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि जो भी कंस्टिट्यूएंट होते हैं उसका कोई ना कोई फंक्शन होता है. लाइक वी एग्जामिन each constituent, we get rules out of this practice and get new rules for developing new words. Constituents mean being a part of the world, of the whole. Means constituent का क्या मतलब है कि किसी भी sentence का या किसी भी उसका part होना. That could be a whole sentence. Like in syntax, constituents are a group of words. For example, she is writing a letter. She is a different constituent. Writing a letter is a separate constituent. When we move further, we separate them, like we becomes a single constituent, writing single constituent and so on. तो इस तरह इनके जब आप पार्ट्स बनाते हो तो इन्हीं को जो है कंस्टिट्यूएंट्स कहा जाता है. मतलब आप एक डीप जो है इसकी एनालिसिस करते हो. It's important to know about the word praise because we have this word praise, noun praise, prepositional praise, adverbial and another praise. They all have head words. In our word praise we have verb as a head word. तो इसमें भी फिर वही जैसे noun praise और word praise की बात कर रहा है कि किस तरह noun praise में हमारे पास जो एक head word होता है. head word क्या होते हैं, इस पर भी वीडियो बनी है, उसको भी देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप लोग प्ले लिस्ट में देख ले चैनल के. और इसी तरह तो सब जो सेंटेंसेस होते हैं, जो जितने भी नाउन्स होते हैं उसका ऑब्वियसली कोई ना कोई हेड वर्ड होता है. इसी तरह द एडवर्बल फ्रेजेस हैज़ एन एडवर्ब एज हेड वर्ड एंड प्रपोजिशनल, तो इन सब का कोई ना कोई हेड वर्ड होता है. प्रपोजिशनल फ्रेज का, एडवर्बल फ्रेज का, एडजेक्टिव फ्रेज का, इसी तरह नाउन फ्रेज का, तो इन सब का कोई ना कोई हेड वर्ड होता है. लाइक द पेन वॉज गिवन टू मी, द मेन कंस्टिट्यूएंट इज़ द पेन हेयर. अब पेन जो है हमारे पास एक मेन कंस्टिट्यूएंट. इफ़ वी रिमूव द पेन फ्रॉम हेयर देन इट विल बी was given to me, that is entirely meaningless. अब was given, अब यहाँ पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. कंस्टिट्यूएंट जैसे मैंने बताया था उसका कोई ना कोई फंक्शन होता है. अब was given क्या दिया गया, तो आपको मतलब क्लियर नहीं हो रहा, तो ये क्या है, ये कंस्टिट्यूएंट में फिर नहीं आ सकता. तो इसकी क्या क्या ये मीनिंगलेस हो. when you remove head word then there will be no meaning left in the sentence. The pronoun is also a noun phrase. और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. जब भी आप ट्री डायग्राम बनाते हो तो इसका ये मतलब नहीं कि नाउन फ्रेज जो है जस्ट जो नाउन वर्ड्स होंगे, जैसे प्लेसेस के नाम, जब ये हमारे नाम हो गए, मतलब जो इंसानों के नाम हो गए, ये सब जो है नाउन फ्रेज. नो, प्रोनाउंस जो है वो भी नाउन फ्रेज में ही आएंगे. जब भी आप ट्री डायग्राम बनाओगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी आप ट्री डायग्राम बनाओ तो उसमें जो प्रोनाउंस आते हैं वो भी क्या है, नाउन फ्रेज है. प्रोनाउन को भी नाउन फ्रेज में ही कंसिडर किया जाता है. सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज. आई होप दिस वीडियो हैज़ बीन हेल्पफुल फॉर यू. थैंक्स फॉर वाचिंग. कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ.